नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में आज सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे, क्योंकि कल भारी बिकवाली का दबाव, चाहे फिर ग्लोबल मार्केट्स हो या फिर उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट हो, भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला और 17,000 के नीचे के भी स्तर निफ्टी ने छुए। लेकिन क्या आज विदेशी बाजार से जो सपोर्ट मिल रहे हैं उसका भारतीय बाजार पर भी असर पड़ेगा या नहीं, इस पर रखेंगे नजर। आइए विदेशी बाजार में सबसे पहले एशियाई बाजार आपके स्क्रीन पर अच्छी मजबूती नजर आ रही है। एशियाई बाजार में अगर देखें, एसटेक्स निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 17,200 के ऊपर इस वक्त हरे निशान के साथ खरीदारी में ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा अन्य एशियाई बाजार की अगर बात करेंगे, वहां पर भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही दिख रहा है। चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग के बाजारों पर अगर आप नजर डालेंगे, वहां पर भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिख रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से जो बिकवाली का दबाव, इनफैक्ट 5 सेशन से जो गिरावट हावी होती दिखी थी अमेरिकी बाजार में, वो थमती हुई दिखी। और इसके पीछे की वजह थी यूएस के सीपीआई डेटा, जिसका सभी को इंतजार था। और जब यूएस सीपीआई डेटा आए, अनुमान के मुताबिक वो डेटा देखने को मिले। हालांकि वहां के सेंट्रल बैंक्स की टॉलरेंस बैंड से अब भी इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है और इसी के चलते कंसर्न्स है जरूर। लेकिन फिलहाल जो डेटा निकल कर आए वो अनुमान के मुताबिक दिखे, जिसके चलते हमने देखा कि क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट अमेरिकी बाजार में देखने को मिला। कल ड्यूरिंग द सेशन हमने देखा डाउ में करीब 300 अंकों की बढ़त देखने को मिली। मजबूती के साथ डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में करीब 2 से 2.5% का उछाल देखने को मिला। 350 अंकों की बढ़त डाउ में दिखी, नैस्डैक भी करीब 250 अंकों की बढ़त दिखा, तो एसएनपी में भी मजबूती। चलिए विस्तार से जानते हैं कौन से थे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, सीपीआई के डेटा कैसे रहे, इन्फ्लेशन और कमोडिटी मार्केट्स पर इसका असर कैसा रहा। ग्लोबल सेंटिमेंट्स डिटेल में लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आप बताएं। जी, कल हमने देखा कि 5 दिनों की जो लगातार गिरावट थी यूएस बाजार में, वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। और एसएनपी 500 में भी हमने देखा सभी 11 सेक्टर हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। और नास्डैक में सबसे ज्यादा मजबूती थी, करीब 2% से ज्यादा की तेजी वहां पर देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर जो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा दबाव में थे, निश्चित स्तरों से शानदार रिकवरी वहां पर भी देखने को मिली। अगर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें तो वहां पर 8% की तेजी थी, और अगर अपने निचले स्तरों से अगर बात करें तो करीब 27% का सुधार वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा की कॉप में भी शानदार तेजी थी, 7% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। तो कल वहां पर बैंकिंग शेयरों में भी अच्छा सुधार था। और अब माना जा रहा है कि सिग्नेचर बैंक और एसवीबी की जो समस्या थी वो सिर्फ उन दोनों बैंकों तक ही सीमित है, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर इसका असर नहीं पड़ेगा। और वो चीज कहीं ना कहीं बाजार डाइजेस्ट करता हुआ नजर आया। इसकी वजह से हमने देखा कि कल शानदार तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली है। ये भी एक वजह थी। और एक और वजह थी, फरवरी महीने का जो सीपीआई आंकड़ा आया वहां पर वो 0.4% था मंथ ऑन मंथ, और वाई अगर देखेंगे तो 6% के पास ये आंकड़ा था, जो कि अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला। तो ये जो कुछ खबरें कल आई हैं, अपडेट्स आए हैं, इसके चलते हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में एक रिलीफ रैली देखने को मिली। और ऐसा ही कुछ डाउ जोन्स में भी हुआ, माफ कीजिएगा यूरोपीय बाजारों में भी हुआ। कल जिस तरह की हमने जो डेटा पॉइंट्स आए हैं यूएस से, उसके बाद हमने देखा कि यूरोप के बाजारों में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। इसका असर कमोडिटी मार्केट्स और हमने देखा बॉन्ड मार्केट पे भी देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड में जो 3.5% के आसपास के स्तर आ गए थे, वहां पर हल्की तेजी आई। और 2 साल की जो ट्रेजरी यील्ड्स वो भी निचले स्तर पर पहुंच चुके थे, वहां पर भी एक रिकवरी कल हमने देखा। डॉलर इंडेक्स की हालत स्थिर है और बॉन्ड यील्ड चढ़ने से सोने में जो एक तेजी आई थी $19 के ऊपर अभी भी है, $1900 के ऊपर अभी भी है, लेकिन तेजी वहां पर कहीं ना कहीं थमी है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, तो यहाँ पर गिरावट जारी है, थमने का नाम ले रही है और अब $80 के नीचे लेवल्स आ चुके हैं। कल 3% की गिरावट हमने देखी। यहाँ पर अभी भी महंगाई की चिंता है और फाइनेंशियल क्राइसिस का डर बना हुआ था। एक रिकवरी जरूर आई थी कच्चे तेल में, लेकिन $80 के नीचे आ चुका था। तो 9 हफ्ते के निचले स्तर पर इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। अब यहाँ पर देखना होगा कि निचले स्तरों से अब सुधार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कल का दिन बाजार के लिए ओवरऑल अच्छा रहा है, एक रिलीफ रैली देखने को मिली। असर एशियाई बाजारों पर भी दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में भी एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है।
पूजा शुक्रिया ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए। रिलीफ तो नजर आ ही रही है और आप जिस तरह से संकेत भी बता रही हैं, फाइनली हम देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में ग्लोबल सेटअप जो काफी हद तक कमजोर नजर आ रहा था, वहां से कुछ हद तक सपोर्ट ऑफ कोर्स यूएस सीपीआई के डेटा से आते हुए दिखे, लेकिन ये सपोर्ट क्या लंबे दौर तक जारी रहेगा या फिर ये सेंटिमेंट सिर्फ इस इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन तक ही सीमित रहेगा, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। हालांकि बिकवाली का दबाव हर तरफ हमने देखा था, कल हम आपको बता भी रहे थे, काफी जबरदस्त गिरावट इनफैक्ट भारतीय बाजार ने भी जेली 17,000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिले और एफआईएस की सेलिंग के डेटा जो है वो लगातार जारी है। इस महीने की शुरुआत से ही एफआईएस ने जो सेल फिगर्स दिखाए इंटैक्ट है। अभी भी अगर आप देखेंगे एफआईएस की तरफ से करीब कैश मार्केट में 3,086 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। कैश मार्केट के डेटा ही अगर आप देखेंगे, डीआईएस ने भी यहाँ पर बिकवाली का ही रुख अपना, इनफैक्ट खरीदारी का रुख अपनाया। तो जितनी बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है उतनी ही खरीदारी डीआईएस इस वक्त दिखा रहे हैं। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस अगर देखेंगे यहाँ पर एफआईएस की तरफ से खरीदारी के डेटा देखने को मिले हैं। तो क्लियरली एफआईएस की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार के लिए कौन से सेंटिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव प्रूव हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, सौरभ सिसोदिया, उनसे समझते हैं कि इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक मार्केट्स में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। वीक हो चुके थे ग्लोबल क्यूज, सौरभ गुड मॉर्निंग, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और टाइट बेयर ग्रिप कल तो देखने को मिली। अब इस वक्त जो ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्ट दिखा रहे हैं, क्या भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव साबित होंगे? क्या बनाएंगे स्ट्रैटेजी इन दी फर्स्ट हाफ? गुड मॉर्निंग। सी ओवरऑल कल हम देखें तो यूएस मार्केट्स में पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक रिलीफ रैली देखने मिली, बट आई थिंक वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखें तो एक 4 दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद एक पुल बैक स्वाभाविक है, बट दोनों इंडाइसेस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज ही रहेगी। हालांकि करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर शॉर्ट्स फेवरेबल नहीं है, बट निफ्टी पे अगर 17,350 400 के आसपास अगर कोई रैली आती है तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। एक स्टॉप लॉस ऑफ 17,450 मेंटेन करके फ्रेश शॉट बनाया जा सकता है। इन दैट केस वापस जो टारगेट रहेगा 17,000 का रहेगा। बैंक निफ्टी भी आई थिंक 40,000 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहां पर अगर वहां तक कोई तेजी आती है तो 40,200 के स्टॉप लॉस से वापस एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट 39,500 तक रहेगा। कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडाइसेस में जो डेटा दिख रहा है काफी शॉर्ट्स बिल्ट हुए सिस्टम में और हायर लेवल्स पे आई थिंक वापस सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। तो मेरा आउटलुक अभी नेगेटिव है एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, एक बेस फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा और आई थिंक इन द डेज टू कम वापस हम लोअर लेवल्स पे आ सकते हैं। क्लियरली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का यही नजरिया है कि सेल ऑन एवरी राइज, क्योंकि इस वक्त बेरिश मार्केट है और बेस फॉर्म होने में समय लग सकता है। रिलीफ रैली फिलहाल अगर हम देखें सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के तौर पर आई है, लेकिन वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ये कहना है सौरभ सिसोदिया का। सौरभ, फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी क्या बिकवाली के ही होंगे? क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज आपके? मेरा जो स्टॉक पिक रहेंगे लॉन्ग प्लस शॉर्ट रहेगा। ओवरऑल मार्केट काफी वॉलेटाइल है तो आई थिंक दोनों साइड के ट्रेड मेंटेन करना चाहूंगा। फर्स्ट मेरा लॉन्ग पिक रहेगा कमिंस इंडिया में। ओवरऑल देखिए तो मार्केट इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी कमिंस इंडिया का स्टॉक कंटिन्यूस हाई राइज बना रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। ऐसे वीक बाजार में भी स्टॉक कंटिन्यूसली एक नए हाइज बना रहा है। तो मेरा मानना है इन द डेज टू कम इस स्टॉक में एक अच्छा आउटपरफॉर्मेंस ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। तो कमिंस इंडिया जिस तरीके से अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग काफी फेवरेबल लग रहा है। तो कमिंस इंडिया को करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1670 और ऑन द अपसाइड 1720 तक की तेजी कमिंस इंडिया में देखी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड एक सेल कॉल लेना चाहूंगा बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस को देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक गिरावट के मोड में है, कंटिन्यूस लोअर लोज बना रहा है और मुझे लग रहा है स्टॉक में और गिरावट इन द डेज टू कम देखी जा सकती है। स्टॉक में जो क्रूशियल सपोर्ट जोन थे उसको ब्रेक किया है। तो बजाज फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहूंगा। तो इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5800 और ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है 5600 तक की गिरावट बजाज फाइनेंस में आगे वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो चलिए बजाज फाइनेंस को कर रहे हैं शॉर्ट, 5600 तक के टारगेट्स तक ये नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन कमिंस पर खरीदारी की कॉल इस वक्त सौरभ की तरफ से आती हुई। सौरभ, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर आउटलुक साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आइए, इंडेक्स पर तो क्लैरिटी मिल गई है कि इस वक्त अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखते हुए एक गैप अप ओपनिंग भी मिल जाए तब भी सेल ऑन एवरी राइज की ही रणनीति अपनानी चाहिए, कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको दोनों तरफ मिल सकते हैं, लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन से, आज ट्रिगर्स क्या हैं जिस पर आपको रखनी है नजर, कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स हैं, खबरों के दम पर फोकस में शरद हमें बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी देर पहले ही चाइना प्रोडक्शन की डेटा आई है और मोरलेस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ एस्टिमेट्स देखने मिली है। रिटेल सेल्स लीजिए या प्रोडक्शन लीजिए, और आज जो है इन्वेंट्री जो होती है ऑयल इन्वेंट्रीज की EIA की रिपोर्ट आने वाली है, तो उस पर भी ज़रूर आप फोकस रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट मैक्रो स्पेस में भी इम्प्रूवमेंट की जो है एनालिस्ट का मानना है हो रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ उस पर फोकस रखेंगे। सबसे पहला आता है वेदांता। यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी पूरी प्लेज जो है कम्प्लीटली जो है शेयर प्लेज से हटा दी हैं। हालांकि उनका लगभग 70% स्टेक कंपनी में है, और इसके कारण क्या होता है, जो फंड रेजिंग या डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी होती है वो कंपनी की इंक्रीज़ हो जाती है, तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ पे मारुति सुजुकी में पेरेंट कंपनी ने जो है सुजुकी ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए मार्च 10 से मार्च 13 तक। अब उनका स्टेक हो जाता है 56.48%। इसके अलावा फेडरल बैंक जो है वो वेइन कर रहे हैं अपनी स्टेक सेल फेडफिना पे, एक NBFC आर्म है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि लगभग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेक सेल और कैपिटल रेस के ज़रिए 2000 करोड़ तक जो है वो कैपिटल रेस कर पाए। IPO जो है 2024 तक आ सकती है, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 5000 करोड़ की रहेगी। एंड ऑफ कोर्स ट्रू नॉर्थ भी इसमें इन्वेस्टर है, तो ज़रूर फेडरल बैंक को फोकस में रखिएगा। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर कॉल्स हो रही है, और अब ये सब हो रही है पोस्ट मर्जर, तो ये 2 अहम कॉल्स है जिन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है PVR का। आइनॉक्स लेजर के मर्जर के बाद ये पहला एनालिस्ट कॉल था। यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 से लेकर 24 महीने तक जो है मर्जर की सिनर्जीज रियलाइज़ होने वाली है, और एनुअल एबिटा सिनर्जी लगभग 200 से 250 करोड़ की होने वाली है, और हर साल 180 से 200 स्क्रीन्स ऐड होंगे। LTI माइंडट्री की भी बात करें तो ये सबसे पहला एनालिस्ट डे था इस मर्जर के बाद, और यहाँ पे वो रेवेन्यू सिनर्जीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं $1 बिलियन का, कॉस्ट सिनर्जीज कर रहे हैं 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स का, जहाँ पे आपके एबिटा मार्जिन्स में या एबिट मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि SVB जो था उनके कस्टमर और बैंकर ज़रूर थे, लेकिन इम्पैक्ट जो बिज़नेस में आ रहा है वो मटेरियल नहीं है, और डिपॉजिट सिचुएशन रिजॉल्व हो चुका है। डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम कल सुस्त लिस्टिंग हुई थी कंपनी में, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने 3.73 लाख शेयर्स की बिकवाली की। लेकिन बायर्स कौन थे वहाँ पे? इंपॉर्टेंट बायर्स थे क्वांट म्यूचुअल फंड और सेज वन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। PNC इंफ्रा को हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला 1260 करोड़ का। कार्टरेट का भी बयान आया है कि SVB जो है ऑलरेडी कंपनी के एक JV में इन्वेस्टेड थी, और वो एग्जिट 2010 में ही करती, तो अब सफाई आने लगे हैं इंडियन IT कंपनी से, स्पेशली जो सिल्वर जो बैंक था सिलिकॉन वैली का उसको लेके। रेलटेल को IT इंफ्रा ऑर्डर लगभग 300 करोड़ का मिला। NBCC को 500 करोड़ का हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला, एक्चुअली माफ़ करिएगा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑर्डर मिला है मेडिकल कॉलेज का। माइंडस्पेस REIT ने ऑप्शन दिया है शैले होटल्स को कि वो लगभग 2 एकड़ लैंड को और खरीद सकते हैं नवी मुंबई में, और उनका एक होटल भी है वहाँ पे। GMR एयरपोर्ट्स जो है लगभग फंड रेज करेंगे मार्च 17 को, ये बात है। और इसके अलावा जो है जोमेटो फोकस में रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो है आयरलैंड के जो आर्म है उसको जो है क्लोज कर दिए हैं। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका ये खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो क्लियरली हैवीवेट्स फोकस में रहेंगे वेदांता, मारुति सुजुकी, फेडरल बैंक। न्यूज़ फ्लोज के चलते और PVR पर भी अगर आप देखें मर्जर के बाद आइनॉक्स लीजर के साथ ये पहली इन्वेस्टर कॉल है, जिसके चलते टेक अवेज नजर आ सकते हैं, उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ऑर्डर विंस के चलते इंफ्रा स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। PNC इंफ्रा, NBCC, रेलटेल जैसी कंपनियां हैं जो कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर विंस के चलते आज फोकस में रहेंगे। तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए खबरों वाले शेयर्स के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके लिए जानना काफी जरूरी है। आज ब्रोकरेजेस में क्या है खास, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट जिन स्टॉक्स में दिखा है, जैसे कि कल हम देख रहे थे सोना BLW में एक खबर के चलते काफी एक्शन था, अब उस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। इनफैक्ट ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट्स या कह सकते हैं रिसर्च जो है इनिशिएट किए हैं। इसके अलावा रिटेल, अपैरल, साथ ही PVR जैसे स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर है। वामाक्षी, आप बताएं ब्रोकरेजेस कौन से स्टॉक्स पर दाव लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सोना BLW के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से नोट आ रही है, उन्हें सोना की स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आ रही है। वो अपने करंट कंपोनेंट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहे हैं। बढ़ते ऑर्डर बुक्स के चलते ग्रोथ विजिबिलिटी भी बढ़ती नज़र आ रही है। वैल्यूएशन ज़रूर एक्सपेंसिव है, मगर उनका मानना है कि ये सस्टेन कर सकते हैं, और इसी के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है। खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य दिया है 575 प्रति शेयर का। अपैरल रिटेल भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है।
इन्वेस्टर्स के माइंड में नियर टर्म स्लो डाउन को रिलेटेड कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं। कंपटीशन ज़रूर बढ़ रहा है और उनके मुताबिक वेदांत फैशन बेस्ट प्लेस है इंडियन एथनिक वेयर स्टोर के लिए, और इसी के चलते उन्होंने अपैरल रिटेल पर अपनी कवरेज शुरू की है। ओवरवेट की राय दी है पेज इंडस्ट्रीज़ और वेदांत फैशन पर। पेज इंडस्ट्रीज़ के लिए टारगेट प्राइस दिया है 44,500 और वेदांत फैशन के लिए टारगेट प्राइस दिया है 1,354 प्रति शेयर का। ट्रेंड पर इनकी तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है, मगर ABFRL पर इनकी तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है। अगला स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वो है डॉक्टर रेड्डीज। मैक्वारी का मानना है कि R&D स्ट्रैटेजी की चेंज की वजह से के जो बेनिफिट्स आने वाले हैं वो अभी भी आने बाकी है। एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है और डिस्ट्रेस्ड एसेट बायआउट्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नजर आ रही है, जिसके चलते मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 5,250 प्रति शेयर का। अब फोकस करेंगे हम PVR पर। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि मर्जर अब कंप्लीट हो गया है और सिनर्जीज और एक्सपेंशन पर अब फोकस करना होगा। रेवेन्यू सिनर्जीज फूड एंड बेवरेज, बॉक्स ऑफिस और एड रेवेन्यूज़ के रिलेटेड होगी, और इनफैक्ट ये जो सिनर्जीज सिर्फ 6 से 8 महीने बाद हमें नज़र आएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय दी है PVR पर। लक्ष्य दिया है 2,405 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे मारुति सुजुकी पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि इंडियन ऑटो स्पेस में मारुति टॉप पिक है। मार्केट शेयर उनका बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो उनके नए UV यानी कि यूटिलिटी व्हीकल के मॉडल्स हैं उसी के चलते मार्केट शेयर में बूस्ट आ सकता है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन भी ईज आउट हो सकता है लॉन्गर टर्म पीरियड पे, और इसी के चलते मारुति सुजुकी पर सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है उन्होंने 12,500 प्रति शेयर का। ओके वामाक्षी, शुक्रिया इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट से। और विस्तार से आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब रुक करते कमोडिटी मार्केट्स का। कमोडिटी बाजार पर अपनी रणनीति लेकर केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, शुरुआत तो एनर्जी पैक से ही करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। एक तो US बैंक क्राइसिस और साथ ही महंगाई की चिंताएं हैं जो कि काफी हद तक कच्चे तेल की चाल को तो परेशान कर रही है। ऑलमोस्ट 9 वीक्स के डाउन ट्रेंड्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं क्रूड एनर्जी पैक में कामकाज। $80-81 इनफैक्ट $78 के पास भी हमने देखा 3% की गिरावट। क्या यहाँ से और डाउनसाइड पॉसिबल है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए तो जिस ढंग से मंडे से ही हमने देखा जो क्राइसिस चल रहा है उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने मेटल्स और एनर्जी में सबसे ज्यादा पड़ते हुए देखा। अब तक हम देख रहे थे कि प्राइस 6,000 से 6,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ब्रांड की भी अगर बात करें तो हम देख रहे थे 80-85 के रेंज में था, बट जिस ढंग से ये गहराते जा रहा है ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल पे भी दबाव ला रहा। कल के सेशन में फिर से हमने 6,000 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। तो टाइमिंग कुछ नए अपडेट जब तक नहीं आते, क्योंकि ओपेक ने भी कहा है कि हम आगे प्रोडक्शन को जो कर्टलमेंट करना है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये सबको देखते हुए टाइमिंग मार्केट साइडवे टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आज भी मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है, तो सेल ऑन जंप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे 6,100 पे बिकवाली कर सकते हैं। 6,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5,900 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, बट कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से इवेंट्स हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ नए इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अजय, इनफैक्ट बुलियन मार्केट में हम अच्छी मजबूती देख रहे थे, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब जो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे उसके चलते सेफ हेवन कमोडिटीज की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ा था। लेकिन इस वक्त अगर देखें विदेशी बाजार घरेलू बाजार में सोने चांदी की चाल फिर से फीकी पड़ती नजर आ रही है। देखिए, इसको फीकी तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज जिस ढंग से हमने शुक्रवार और सोमवार में एक बड़ा जंप आते हुए देखा, उसके बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रीबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू फॉल दिखा रहा है। आज भी अगर हम देखें तो 103.50 के नीचे डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और टाइमिंग गोल्ड $1,900 को होल्ड कर रखा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो मुझे लगता है मंडे की जो बड़ी तेजी के बाद कल हमने मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देखा है, और आज ये रैली फिर से रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता भी है तो 57,250-300 की रेंज में लेके चलिए। 57,700 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वॉल्टिलिटी काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। 66,200, 66,500 की रेंज में लेके चलिए। 67,800 तक के भी लेवल मिल जाएंगे, बट ओवरऑल ये हफ्ते में अभी भी हमें लगता है कि सोने चांदी में तेजी कंटिन्यू कायम रहेगी। ओके, तो चलिए सोने चांदी में इस वक्त हम देख रहे हैं छोटा सा एक करेक्शन जरूर दिख रहा है, लेकिन तेजी कायम रहेगी। यहाँ से अपसाइड ही पॉसिबल है। अजय, बेस मेटल्स पर क्विकली आप अपना आउटलुक बताएं। कहीं कोई स्ट्रैटेजी किसी पर्टिकुलर मेटल पर बन रही है? कंसर्न की वजह से बेस मेटल में भी थोड़ा बहुत प्रेशर मिलना चालू हो चुका है, बट एक दायरे में ही रहेगा, जिसके अंदर कॉपर 762 पे बेचा जा सकता है। 766 के स्टॉप लॉस से 752 का टारगेट रहेगा।
ओके अजय, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली बुलियन मार्केट में हम वापस खरीदारी लौटती देखेंगे, जिसके चलते खरीदारी के मौके ही आगे बनाने चाहिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बाई कॉल्स इनिशिएट करने की राय। टारगेट स्टॉप लॉस आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। वहीं कच्चे तेल की चाल में लगातार गिरावट हम देख रहे हैं और ये बिकवाली जो है जारी रह सकते। तो घरेलू बाजार में भी बिकवाली का ही ट्रेंड अपनाएं और साथ ही बेस मेटल्स की चाल में कॉपर में सेल अप स्ट्रैटेजी अजय की तरफ से आती हुई। अच्छा, एग्री पैक में भी जीरा पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। 32,200 पहला लक्ष्य, उसके बाद 32,500 तक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के संकट से उन भारतीय स्टार्टअप्स पर असर पड़ा है और हमने कई स्टार्टअप्स के साथ बैठक भी की है ये समझने के लिए कि कितना असर है और इस असर को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है। सरकार, बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई मिलकर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के बाद सवाल उठे हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स का क्या होगा, खासकर उन स्टार्टअप्स का जिनके डिपॉजिट्स इस सिलिकॉन वैली बैंक में ठप पड़े हुए हैं। इस पर आज राजीव चंद्रशेखर जी ने एक मुलाकात की स्टार्टअप कंपनियों के साथ और इस पर बात करने के लिए वो अब हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कितनी गंभीर समस्या है और भारत सरकार उनकी मदद के लिए क्या करने जा रहा है? देखिए, 5 दिन पहले जब अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक का बंद होने का एक तरह से ऐलान हो गया था, ये हमारे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स पर बहुत ही इसका एक गहरा प्रभाव और एक क्राइसिस बन गया था कि उनके फ्यूचर के बारे में क्या होगा और उनके फ्यूचर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनके जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स में बनाए हुए पैसे या जो इन्वेस्टमेंट में रेज किए हुए पैसे उन्होंने डिपॉजिट जमा किए हुए थे सिलिकॉन वैली बैंक में। और उन्होंने जमा इसीलिए किए थे क्योंकि उनके राय में ये बड़ा सॉलिड बैंक था, ये बहुत ही मजबूत बैंक था और उनको ये पब्लिकली दिखने को मिला कि ये बैंक ना तो सॉलिड था और ये बंद होने वाला था। और उनके मन में एक डाउट हो गया था, एक पैनिक भी हो गया था कि अगर ये पैसा उनको न मिले तो उनके बिजनेस के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का रिस्क बनता है और एक बहुत ही एक क्राइसिस हो गया था 5 दिन पहले।